नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है कक्षा 12 नागरिक शास्त्र 2024 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल। तो हम लोग इस ढंग से प्रश्न को करते हुए आज हमारा 7वां लेक्चर है और 7वें लेक्चर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह दीर्घ उत्तरी से संबंधित प्रश्न हैं। तो आइए हम क्लास को शुरू करने के पहले आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो क्लास को शुरू करते हैं पहले प्रश्न पर के साथ। पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि दक्षिण एशिया में सार्क की भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। दक्षिण एशिया में सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है और इसमें हमें क्या करना है? आलोचनात्मक विवेचना करना है। आलोचनात्मक इसका अच्छाई क्या है, स्थापित क्यों किया गया, इसकी आवश्यकता, इन सारी पहलुओं पर यहां देखना है। तो सबसे पहला बात है कि यह संगठन जो स्थापित किया गया वह मूल उद्देश्य होता है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना। और दक्षिण एशिया में आप देखेंगे कि जितने भी राष्ट्र हैं वो उपनिवेशवाद के शिकार रहे और अपनी एक स्वतंत्र नीति, अपनी एक स्वतंत्र व्यापार के अच्छे ढंग से शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह संगठन स्थापित करने का प्रयास किया गया। ये संगठन स्थापित हुआ है और इसी के संदर्भ में लिखना कैसे? दक्षिण एशिया में देखिए हेडिंग रखा गया है क्षेत्रीय सहयोग। दक्षिण एशिया में क्या है? क्षेत्रीय सहयोग। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग। अब दक्षिण एशिया में के संदर्भ में यहां चर्चा करनी है, कैसे लिखना है यह ध्यान दीजिएगा। दक्षिण एशिया का संगठन है। अब इसके संदर्भ में आपको लिखना है कि दक्षिण एशिया में विश्व की 1/6 जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण एशिया में जितनी कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या का 1/6 जनसंख्या तो केवल दक्षिण एशिया में निवास करती है, जबकि विश्व के कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जनसंख्या इतना निवास कर रही है, लेकिन सकल राष्ट्रीय उत्पाद में दक्षिण एशिया की भागीदारी मात्र 2% है। निवास कितने लोग कर रहे हैं? विश्व के 1/6 भाग दक्षिण एशिया के में कहा जाए तो जितनी विश्व जनसंख्या है उस जनसंख्या में आप देखेंगे विश्व की जनसंख्या में 1/6 केवल दक्षिण एशिया में है। लेकिन अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देखेंगे तो दक्षिण एशिया की जो भागीदारी है मात्र कितना है? 2%। अब कह रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब 1939-1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चला। वहां कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग के प्रयास किए गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के विभिन्न देशों के में विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग करने का प्रयास शुरू किया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के प्रयासों को पर्याप्त सफलता नहीं मिली। यहां भी प्रयास हुआ दक्षिण एशिया में, लेकिन जिस ढंग से सफलता मिलनी चाहिए थी उस ढंग से दक्षिण एशिया में जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन स्थापित हुए उस ढंग से सफलता प्राप्त नहीं मिली। दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टि से पर्याप्त समानता पाई जाती है। अगर हम दक्षिण एशिया के देशों को देखें तो यहाँ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से समानता पाई जाती है। अब दक्षिण एशिया में कौन कौन से संगठन आते हैं जो हमने कहा कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समानता मिलती है? तो दक्षिण एशिया में अगर आप देखें तो भारत ही है, केंद्र बिंदु पर भारत रखिए।
अफगानिस्तान, दूसरा आप देखें पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, यही 8 देश इस संगठन में शामिल हैं। कौन से संगठन में? सार्क में। ये सभी किस प्रकार के देश हैं? ये सभी 8 देश विकासशील देश हैं। ये सभी कैसे देश हैं? विकासशील देश हैं। विकास की समस्याओं से तथा विकास की समस्याओं से ग्रस्त भी हैं, एक जैसी। अतः इनके मध्य यदि आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाया जाता है, अगर इनके मध्य, किसके मध्य? ये जो 8 देश हैं, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अगर इनके बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाया जाता है तो दक्षिण एशिया में विकास को नई गति प्राप्त होगी। अगर इनके बीच में आर्थिक सहयोग लाया जाता है तो निश्चित तौर से दक्षिण एशिया में विकास, आर्थिक विकास को एक नया स्वरूप मिलेगा। अब यह तो हो गई कितने देश हैं, विश्व में इतनी जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या यहाँ की है। सकल घरेलू उत्पाद में देखा गया तो सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना है। ये दक्षिण एशिया के लोग, यहाँ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से समानता भी पाई जाती है। लेकिन अगर विकास के मॉडल को देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सफलता मिलनी चाहिए थी वह उस रूप में पर्याप्त रूप से मिली नहीं है। इस संगठन के अंदर इसके कौन कौन से देश आ रहे हैं, यहाँ चर्चाएं की गई। अब देखिए दक्षेस या सार्क की स्थापना पर आते हैं। तो दक्षिण एशिया में सहयोग को बढ़ाने के लिए दक्षिण सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहयोग को बढ़ाना। सहयोग को बढ़ाने के लिए दक्षिण एशिया के 7 देश, और आज कितने देश हैं दक्षिण एशिया में? 8 देशों का नाम लिया लेकिन दक्षिण एशिया में सहयोग को बढ़ाने के लिए दक्षिण एशिया के कितने देश? 7 देशों ने दिसंबर 1985 में दक्षेस, अब दक्षेस कह दीजिए या पूरा नाम लिखिए, दक्षेस या अथवा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की थी। दक्षिण एशिया के 7 देशों ने मिलकर के, आप देखिए दिसंबर 1985 में दक्षेस या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 1985 में की गई। 1985 में इसकी स्थापना हुई। अफगानिस्तान को इस संगठन में 2007 में शामिल किया गया। स्थापित कब हो रहा है? 1985 में। 2007 में आकर के अफगानिस्तान को इसमें शामिल किया गया। अतः इस संगठन में वर्तमान में ऊपर वर्णित 8 देश शामिल हैं। दक्षेस का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। दक्षेस की स्थापना का अब आती है विचार कब आया, कहां से आया? दक्षेस की स्थापना का विचार 1989 में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया था। दक्षेस का पर यह विचार सबसे पहले 1979 में जियाउर रहमान के द्वारा दिया गया था। दक्षेस के लिए सार्क का आयोजित करना, एक संगठन बनाने का जो विचार आया वह जियाउर रहमान जी के द्वारा दिया गया। और कब? 1979 में। 1985 में स्थापना हो रही, 1979 में। आप यहां स्थापना देखें। अब आपको क्या लिखना है कि इस सार्क के उद्देश्य क्या हुए? सार्क की स्थापना हो गई ना,
85 में स्थापित। नाम सुझाव किया किसने दिया? 1979 में। इसका किसकी मंतव्य से अब तैयार हुआ? किसका विचार था? जियाउर रहमान का। शुरू में 7 दशक, बाद में अफगानिस्तान को इसमें शामिल किया। यह स्थापना से संगठित रहा। अब देखिए इसका दक्षेस का उद्देश्य क्या? उद्देश्य को समझना है। अब उद्देश्य यहां समझने के लिए देखिए, दक्षेस का चार्टर 8 दिसंबर 1985 को स्वीकार किया गया। चार्टर का मतलब दक्षेस का जो राष्ट्रों का जो संगठन बना दक्षेस, इससे संबंधित चार्टर कौन कौन से नियमों का, कौन कौन सी विधियों का, कौन कौन सी व्यवस्थाओं का पालन किया जाएगा, एक राष्ट्र दूसरे का इस प्रकार से सहयोग करेंगे, इससे संबंधित चार्टर जो है 8 दिसंबर 1985 को स्वीकार किया गया, जिसमें 10 धाराएं हैं। इस चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 10 धाराएं हैं। तथा धारा 1 में उसके निम्न उद्देश्यों का उल्लेख किया गया। धारा 1 में देखा जाए 10 धाराएं हैं तथा इसके निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं। पहला इसका उद्देश्य है दक्षिण एशिया क्षेत्र में जनता के कल्याण तथा उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना। दक्षिण एशिया के जो क्षेत्रों में इसका कल्याण करने की बात कर रहा है, जनता के कल्याण तथा उनके जीवन स्तर को ऊपर करने की बात इस चार्टर के अंतर्गत वर्णित की गई है। दूसरा, दक्षिण एशिया में आर्थिक प्रगति, सामाजिक उन्नति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। आर्थिक प्रगति, सामाजिक उन्नति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है। तीसरा बिंदु था इस चार्टर का कि सदस्य देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग तथा पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूती प्रदान करना। सामान्य हित के मुद्दों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सदस्य राष्ट्रों के मध्य सहयोग को बढ़ावा। सामान्य हित के मुद्दों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सदस्य राष्ट्रों के मध्य सहयोग को बढ़ावा। समान उद्देश्य वाले क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। यह रहा सार्क का उद्देश्य, यही इसका मूल उद्देश्य है। अब लिखा है सार्क के सिद्धांत क्या हैं। अब इसका वर्णन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। दक्षेस के जो सिद्धांत हैं वह धारा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हैं, जिनके आधार पर इन संगठन का संचालन किया जाएगा। इस संगठन का संचालन जो किया जाएगा वह किसके आधार पर? अनुच्छेद 2 के आधार पर। राष्ट्रों की संप्रभुता, राष्ट्रों की संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, पारस्परिक लाभ के लिए सिद्धांतों का समर्थन। कहने का मतलब राष्ट्रों के संप्रभु समानता, राष्ट्रों की संप्रभु समानता, राष्ट्रों की संप्रभु समानता मतलब प्रत्येक राष्ट्र की शासन व्यवस्था की, उसकी संप्रभुता की रक्षा की जाएगी, समानता रहेगी। किसी के मामले में किसी अन्य राष्ट्र के द्वारा दखलंदाजी नहीं किया। उसकी जो क्षेत्रीय अखंडता हो उसको बनाए रखा जाएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं की जाएगी। पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का समर्थन। दक्षेस द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प न होकर उसका एक पूरक होगा। द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प नहीं होगा, बल्कि दक्षेस के राष्ट्र एक दूसरे के पूरक होंगे। इसका तात्पर्य है कि सार्क द्वारा चलाई जा रही सहयोग की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य स्तरों पर भी सहयोग को आगे चलाया जाएगा। यह इनका दक्षेस राष्ट्रों का यह एक सिद्धांत था कि इस ढंग से हम अपने विकास को आगे बढ़ाएंगे।
सदस्य देश सार्क के मंच पर द्विपक्षीय विवादों राजनीतिक मुद्दों को नहीं उठाएंगे। जो सदस्य देश राज्य हैं वो यह भी इसका एक सिद्धांत कि वहां पर द्विपक्षीय विवादों को तथा राजनीतिक मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा। सार्क के सभी निर्णय आम सहमति के आधार पर लिए जाएंगे। यहां जो भी निर्णय लिए जाएंगे वह आम सहमति के आधार पर लिए जाएंगे। शिखर सम्मेलन, दक्षेस की सर्वोच्च संस्था इसका शिखर सम्मेलन, दक्षेस की सर्वोच्च संस्था इसका शिखर सम्मेलन है। दक्षेस संगठन का सर्वोच्च, अगर इस संस्था दक्षेस संस्था का सर्वोच्च सम्मेलन जो है वह क्या है, इसका शिखर सम्मेलन है। दक्षेस की सर्वोच्च संस्था इसका शिखर सम्मेलन है। इसमें दक्षेस के सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन में कौन भाग लेगा? दक्षेस के जो भी शासनाध्यक्ष हैं वह इनके शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा। पहला है कि शिखर सम्मेलन में भाग कौन लेगा, तो शासनाध्यक्ष, और इस शिखर सम्मेलन का प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन होगा। और दक्षेस के सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो है वह शिखर सम्मेलन में ही लिए जाते हैं। अब तक देश के दक्षेस के 18 शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। 18वें शिखर सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु शांत व संपन्नता के लिए गहन एकीकरण, शांति व संपन्नता के लिए गहन एकीकरण है। शांति और संपन्नता के लिए गहन एकीकरण है। 18वें शिखर सम्मेलन नेपाल में आयोजित किया गया था। दक्षेस से अब तक के शिखर सम्मेलन का उल्लेख अग्रलिखित है। दक्षेस में के अब तक के जो शिखर सम्मेलन है वो अब यहाँ चर्चा की जाएगी। अग्रलिखित दक्षेस की उपलब्धियां, इस संगठन के अपने क्या उपलब्धियां रही, सिद्धांत पढ़ा आपने देखा। अब इस संगठन की हम क्या पढ़ेंगे, उपलब्धियां क्या रही। तो देखिए दक्षेस संगठन के जो उपलब्धियां हैं वहां इस वर्णन किया गया है। इसकी उपलब्धियां जो रही, कृषि स्वास्थ्य सेवाएं, मौसम विज्ञान, डाक स्तर सेवाएं, ग्रामीण विकास, विज्ञान और तकनीकी, दूर संचार यातायात, खेल कूद तथा सांस्कृतिक सहयोग, इन्हीं क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसकी उपलब्धियां कहाँ रही, किस पर रही, स्वास्थ्य सेवाओं पर रही, मौसम विज्ञान, डाक स्तर सेवाएं, ग्रामीण विकास, विज्ञान और तकनीकी, दूर संचार तथा यातायात, खेल कूद तथा सांस्कृतिक सहयोग, इन्हीं क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया जा रहा है। दक्षेस के अंतर्गत यही सब सहयोग, इन्हीं सब सहयोगों को आगे बढ़ा रही है। दक्षेस ने दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार समझौता को 2004 में स्वीकार किया। दक्षिण एशिया के देशों ने आपस में मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकार किया तथा ये समझौते 1 जनवरी 2006 से लागू हो गया है। मुक्त व्यापार समझौता 2004 में स्वीकार किया गया और 1 जनवरी 2006 से यह लागू हो गया। इस समझौते के अंतर्गत 2013 तक सभी देश आपसी व्यापार आयात शुल्क घटाकर, सभी देश जितने देश थे आपसी व्यापार करते थे, अपने आयात शुल्क घटाकर 5% या उससे कम कर लेंगे। 2013 तक दक्षेस के सभी देश अपने शुल्क को, आयात जो शुल्क लगते थे उस शुल्क को घटा करके 5% या इससे कम कर लेंगे। वर्तमान में इस समझौते के लागू होने के क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा मिला।
जब यह समझौता लागू किया गया तो इससे क्षेत्रीय स्तर पर इसका बढ़ावा मिला। तो मुक्त व्यापार 2004 में, और इसे लागू कब किया गया? 1 जनवरी 2000 से लागू हो गया। इस समझौते के 2013 तक का आंकड़ा है कि सभी देशों ने व्यापार आयात शुल्क 2013 तक सभी व्यापार आयात शुल्क को घटा करके कितना प्रतिशत? 5% या उससे कम कर दिया जाएगा। हो गया। तो 2004 में 600 के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ और 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया। इसके साथ ही दक्षिण देशों ने आतंकवाद की समस्या को निपटने, क्षेत्र में आपदा प्रबंधन सहयोग करने, सांस्कृतिक क्षेत्र और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई साझा कार्यक्रमों को लागू किया। आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए, आपदा प्रबंधन में सहयोग करने, सांस्कृतिक क्षेत्र और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई साझा कार्यक्रम लागू किए। 2010 में दक्षिण एशिया फोरम की स्थापना की गई है। 2010 में एक और आया क्या? दक्षिण एशिया फोरम की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में सहयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करना, साथ ही इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की साझा संस्थाओं की स्थापना की गई। अनेकानेक साझा संस्थाएं भी स्थापित की गई हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ, दक्षिण एशिया के जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों के साथ भारत के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का उल्लेख करिए। दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ भारत के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का उल्लेख किया गया है। यहां देखिए, भारत, हमें क्या लिखना है? पड़ोसी देशों से संदर्भित भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत और उसके पड़ोसी देश। तो भारत के अन्य पड़ोसी देशों में, भाई ये सारे पड़ोसी ही देश हैं, मालदीव और म्यांमार के साथ घनिष्ठ संबंध रहे। भारत के अन्य पड़ोसी देशों में मालदीव और म्यांमार के साथ घनिष्ठ संबंध है। मालदीव और म्यांमार के साथ अच्छे संबंध रहे। ये देश कौन से? मालदीव और म्यांमार देश सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि के हैं। 1988 में भारत भाड़े के कुछ सैनिकों ने मालदीव को अपने नियंत्रण में लेना चाहा। 1988 में भाड़े के कुछ सैनिकों ने मालदीव को अपने नियंत्रण में लेना चाहा। मालदीव सरकार के आग्रह पर भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। मालदीव की सेना ने इससे भारत सरकार से आग्रह किया, जिससे भारतीय सरकार ने वायुसेना और नौसेना से तुरंत कार्रवाई की। इसको 19 भाड़े के कुछ सैनिक जो लिए गए थे। 2012 में मालदीव के राष्ट्रपति ने अपनी भारत यात्रा के दौरान यह आश्वासन दिया कि उनके देश में भारतीय हितों की रक्षा की जाएगी। वर्तमान में मालदीव में उग्रवादी गुटों का वर्चस्व बनने लगा है और ये गुट भारत के प्रति सद्भाव नहीं रखते। भारत के पड़ोसी देश इस आशंका से पीड़ित हैं कि भारत उन पर वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। पड़ोसी देशों को यह भय है कि भारत इतने बड़े आकार, जनसंख्या, उसका विकास इस ढंग से है, उन्हें पड़ोसी देशों को इस बात को लेकर आशंका है कि कहीं भारत हमें अपने कब्जे में न ले ले, भारत हम पर शासन न करे, भारत हमें मिला ले चाहता है। साथ ही भारत के विशाल आकार, सैन्य क्षमता और आर्थिक संसाधनों को लेकर के भयभीत हैं। इनके पड़ोसी देश किसको लेकर है? इसकी आकार को लेकर, इसकी सैन्य क्षमता को लेकर और आर्थिक संसाधनों को लेकर के पड़ोसी जो देश हैं वो क्या है? भयभीत हैं। लेकिन उनकी सभी आशंकाएं क्या हैं?
निर्मूल हैं। उनके द्वारा की गई यह संख्याएं भारत के प्रति बिल्कुल वह गलत हैं। उनके द्वारा की गई संख्याएं पूरी तरह से क्या हैं? गलत हैं। 1947 में भारत का बंटवारा करके अस्तित्व में आए पाकिस्तान की गिनती अब विफल राष्ट्र के रूप में की जाने लगी। भारत से अलग हुआ पाकिस्तान बंटवारे के फलस्वरूप, आज उसे एक विफल राष्ट्र के रूप में जाना लगा। और नेपाल की जो कंडीशन उस पर आई है वो तो विफल राष्ट्र के रूप में। नेपाल की राजनीतिक हालात कुछ अधिक विश्वास नहीं जगाते। वहाँ का भी राजनीतिक जो पोजीशन है बहुत अच्छा नहीं माना जाता, विश्वसनीय नहीं है। इस परिस्थिति के विपरीत भारत का यह प्रयास रहा है कि दक्षिण एशिया में शांत और खुशहाली बने रही। भारत की यह हमेशा मंशा रही कि भारत के दक्षिण पड़ोसी देशों के साथ या पड़ोसी देशों में शांति और खुशहाली बनी रहे। भारत जानता है कि दक्षिण एशिया देशों का भाग एक दूसरे से जुड़ा है। भारत इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि दक्षिण एशिया के देशों का भाग जो है वह एक दूसरों से जुड़ा है। इसलिए हमने अपनी विशालता का अनुचित लाभ नहीं उठाया। हमने पड़ोसियों को डराया धमकाया नहीं, सिर्फ उन्हें परामर्श दिया। हमने पड़ोसियों को, हमारे यहाँ पड़ोसियों के साथ डरवाने धमकाने का नहीं बल्कि परामर्श किसी विषय बिंदु पर दिया जाता है, परामर्श दिया गया है। मालदीव और अफगानिस्तान में भारत राजनीतिक स्थिरता का पक्षधर है। मालदीव पाकिस्तान में, अफगानिस्तान भारत क्या है? राजनीतिक स्थिरता चाहता है। पाकिस्तान हमारे खिलाफ लगातार युद्ध छेड़े हुए है, तब भी उसके साथ हम पूर्ण कूटनीतिक संबंध बनाए रखे हैं। जिन दिनों नेपाल में उथल पुथल चल रही थी, हमने नेपाल के नरेश को यह सलाह दी थी कि बहुदलीय लोकतंत्र से ही राजनीतिक स्थिरता संभव है। बहुदलीय लोकतंत्र से ही राजनीतिक स्थिरता क्या है? संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाली संसद को संबोधित करते हुए कहा था लोकतंत्र को मजबूत बनाया जाए, नेपाल अपना आधारभूत ढांचा खड़ा करे। ऊर्जा, रेलवे, सड़कें ही विकास की कुंजी हैं। विकास की कुंजी क्या है? ऊर्जा, रेलवे और सड़कें जो हैं यह किसी भी देश के विकास की क्या है? कुंजी है। श्रीलंका में प्रधानमंत्री ने सबके विकास और सबके सम्मान की बात कही है। सबका विकास हो और उस विकास सबके के साथ सबके सम्मान के साथ जुड़ा होना चाहिए। सबका विकास सबके सम्मान के साथ हो। सबके विकास और सबके सम्मान की बात कही थी। स्पष्ट रूप से उनका इशारा तमिलों का अधिकार और सम्मान दिलाए जाने की ओर था। उनका जो यह कहना था वह तमिलों को उनका अधिकार और उन्हें सम्मान दिलाने जाने की ओर एक संकेत लगता है। दक्षिण एशिया के देशों की स्थिति पर नजर डालने से यह भी ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में भारत की स्थिति सर्वोच्च और सर्वोपरि है। अगर भारत के पड़ोसी देशों पर हम एक नजर डालें तो यह आभास होता है कि इस क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है? सर्वोच्च व सर्वोपरि है। अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में भारत एक बहुत बड़ा देश भी है। ऐसे में भारत को इन देशों के साथ संबंधों से कई प्रकार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भारत आकार और शक्ति की दृष्टि से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। इसके कारण छोटे देशों का भारत के इरादों पर शक करना स्वाभाविक है। इसके विपरीत भारत सरकार को यह एहसास होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि इन देशों में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो। भारत को हमेशा यह भय लगा रहता है कि ऐसा होने पर बाहरी देशों को इस क्षेत्र में पैर जमाने की मदद मिलेगी। भारत दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव
वह दबदबा कायम करना चाहता है। दक्षिण एशिया में सारे विवाद केवल भारत और पड़ोसी देशों के मध्य ही नहीं है, दक्षिण एशिया के अन्य देशों में भी आपसी विवाद पाया गया है। नेपाल व भूटान तथा बांग्लादेश व म्यांमार के बीच क्रमशः जातीय मूल के नेपालियों के भूटान में अप्रवास तथा रोहिंग्या के लोगों को म्यांमार में अप्रवास के मामले में मतभेद रहे हैं। बांग्लादेश और नेपाल के बीच नदी जल के लेकर भी विवाद रहा है। इसको लेकर नदी जल को लेकर भी विवाद रहा, लेकिन यहाँ इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत की स्थिति मजबूत होने के कारण ज्यादातर झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच है। भौगोलिक दृष्टि से भारत इन सब के बीच में स्थित है। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो भारत अपने पड़ोसी देशों के बीच में क्या है, स्थित है। तो यह इसके संबंधों पर और अपने पड़ोसी देशों के संबंध, पड़ोसी देश भारत से भयभीत क्यों हैं, यह भी एक कारण दिखाया गया। आकार, जनसंख्या, विकास, यह सारे ऐसे पायदान हैं जो पड़ोसी देशों को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं भारत अपनी शक्ति से हमें अपने में न ले ले, और उनसे भयभीत रहते हैं। अगला है कि दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है। दक्षिण एशिया में शांति एवं सहयोग के प्रयासों की विवेचना कीजिए। दक्षिण एशिया का क्या अभिप्राय है। दक्षिण एशिया भारी विभिन्नताओं वाला क्षेत्र है। सबसे पहले बात क्या है, दक्षिण एशिया जो है विभिन्नताओं वाला क्षेत्र है, समरूपता नहीं बल्कि विभिन्नताएं वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लोगों के बीच सांस्कृतिक, सांप्रदायिक और भाषाई भेदभाव अत्यधिक है। विभिन्नताओं वाला देश है और इस क्षेत्र के लोगों के बीच सांस्कृतिक, सांप्रदायिक और भाषाई भेदभाव अत्यधिक है। 7 दक्षिण एशियाई देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव। दक्षिण एशियाई देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में संपन्न हुआ, जिसका परिणाम था कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन मतलब सार्क, इन देशों के बीच सहयोग की असीम संभावनाएं हैं। दक्षिण एशिया वह क्षेत्र है जिसके उत्तर में हिमालय श्रृंखला है, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। यह दक्षिण एशिया का क्षेत्रों का वर्णन बताया गया कि कौन कहाँ है। यहाँ कई तरह के मौसम रहते हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु के कारण अनेक प्रकार की वनस्पतियां, वन संपदाएं, जीव जंतु पाए जाते हैं। आर्थिक, सामरिक और संसाधनों की दृष्टि से दक्षिण एशिया विश्व का अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हिंद महासागर के दामन में स्थित होने से यह क्षेत्र पूरा यूरोप और अफ्रीका को एशिया व ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है। क्या कर रहा है कि हिंद महासागर के दामन में स्थित होने से यह क्षेत्र यूरोप और अफ्रीका, किसको यूरोप और अफ्रीका यूरोप और अफ्रीका देशों को देखा जाए तो यूरोप और अफ्रीकी देशों को यह जोड़ता है। विश्व की लगभग 20% जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है, लेकिन इस क्षेत्र में देशों में निर्धनता, भूख, अशिक्षा और राजनीतिक अस्थिरता की प्रमुख समस्या है। इस क्षेत्र के देश यदि आपस में सहयोग करें तो इन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। इन देशों का, अगर यह देश आपस में अब यहां कह रहा कि अगर यह देश आपस में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, तो ऐसा हो सकता है
कि इसमें विकास की संभावना है। क्षेत्रीय सहयोग सामूहिक आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाता है, जिस पर चलकर समस्त क्षेत्र में गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण और बीमारी की समस्याओं से निपटा जा सकता है। यह समस्याओं से हमें निदान मिल सकता है अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं। तो दक्षिण में हमने कहा कि भाई अगर हम इस दिशा में चलते हैं, अभी देखिए यहाँ हमने आपको क्या बताया था कि वनस्पतियां, वन संपदा, जीव जगत, आर्थिक सामरिक संसाधनों दृष्टि दक्षिण एशिया विश्व का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हिंद महासागर के दामन में स्थित होने से यह क्षेत्र यूरोप और अफ्रीका को एशियाई व ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है। कहाँ? हिंद महासागर के दामन में स्थित होने के नाते यह क्षेत्र जो है, ध्यान दीजिएगा, यह क्षेत्र किसको जोड़ता है? यूरोप और अफ्रीका को देखिए एशिया व ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है। यूरोप और अफ्रीका को एशिया व ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है तथा प्रशांत महासागर के रास्ते यह क्षेत्र अमेरिका से भी जुड़ जाता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में म्यांमार तथा अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है। 2007 के सार्क शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान की भी भागीदारी रही। चीन इस समय हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख सामरिक भूमिका निभाता है, पर वह दक्षिण एशियाई क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह क्षेत्र एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र माना गया है, क्योंकि इसके उत्तर में विशालकाय हिमालय पर्वत, इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। भौगोलिक दृष्टिकोण के अनुसार दक्षिण एशिया एक सजातीय समूह है। सजातीय शब्द एथनिक का हिंदी रूपांतर है। एथनिक शब्द लैटिन भाषा शब्द एथनिको से निकला है, जिसका अर्थ होता है सामान्य पहचान। एथनिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? सामान्य पहचान। सजातीयता एक सामान्य पहचान की भावना है, जिसमें लोगों के समूह द्वारा अपने आप को दूसरे समूहों से अलग करने के लिए व्यक्तिपरक, सांकेतिक या प्रतीकात्मक प्रयोग होता है। यह अस्थायी अवधारणा है, अर्थात यह प्रासंगिक, स्थित परक और संबद्ध परक है। यह सांस्कृतिक स्वरों, राष्ट्रीयताओं की अभिव्यक्ति या समर्थन है। अब यहाँ की विश्व की 20% जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है, लेकिन इस क्षेत्र में देश में क्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ रहती है, फिर भी इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद 20% कितनी बड़ी है? 20% जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रह रही है। लेकिन इस क्षेत्र में के देशों में अगर देखा जाए तो निर्धनता, भूख, अशिक्षा, राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख समस्या है। इस क्षेत्र के देश यदि आपस में सहयोग करें तो इन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। मैं जैसा कि बताया, अगर यह आपस में सहयोग करें, संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि आपस में सहयोग को बना करके अगर हम विकास को आगे बढ़ाएं तो हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं। यही वे कारण हैं जिनके चलते दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की गई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में शिखर सम्मेलन में एक नए सवेरे की शुरुआत बताया। दक्षिण का संगठन पर उन्होंने क्या कहा? एक नए सवेरे की शुरुआत बताया और कहा, क्षेत्रीय सहयोग सामूहिक आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाता है। क्षेत्रीय सहयोग जो है सामूहिक आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाता है, जिस पर चलकर समस्त क्षेत्र में गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, बीमारी की समस्याओं से निपटा जा सकता है। दक्षिण सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास की समस्या।
दक्षेस सार्क के सदस्य देशों के बीच आपसी जो विश्वास है वह एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है। आपस में उनके प्रति जो विश्वसनीयता है वह नहीं दिखाई देती। बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां, जो बांग्लादेश में क्या है, भारत विरोधी गतिविधियां। बांग्लादेश में आतंकवादी शिविर रहे हैं। वहां भारत विरोधी तत्वों को आश्रय और प्रशिक्षण मिलता था। 2009-2014 तक पुनः 2019 में शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की। शेख हसीना के द्वारा भारत का बांग्लादेश के साथ एक अच्छा संबंध दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हम देखें जैसे ही पार्टी सत्ता बदलती है कि तो बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों का चलना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब दक्षिण एशिया के जो भी देश हैं उनमें हमें विश्वसनीयता की कमी दिखाई देती है। इस मंच पर द्विपक्षीय मुद्दे उठाए गए। सिद्धांत यह था कि सार्क के देशों के मंच पर द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठाए गए, लेकिन इस शिखर सम्मेलन में सार्क का जो उद्देश्य था कि हम द्विपक्षीय वार्तालाप नहीं उठाएंगे, लेकिन इस शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दे उठाए गए। परंतु पाकिस्तान हमेशा ही कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा, जो द्विपक्षीय मामला है, जबकि शर्त क्या था कि हम सार्क के सम्मेलनों में द्विपक्षीय मैटर को नहीं उठाए, द्विपक्षीय विवादों को नहीं उठाएंगे, लेकिन इसमें उठते रहे। जैसा कि कहा जा रहा कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के द्वारा हमेशा उठाया जाता रहा। पाक अफगान सीमा पर उग्रवादियों का जमाव। पाकिस्तान के उस इलाके में जो अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, तालिबान और अल कायदा के समर्थकों का जमावड़ा मौजूद है। सितंबर 2011 में इन्होंने रब्बानी की हत्या की, जो अफगानिस्तान की हाई पीस काउंसिल के मुखिया थे। रब्बानी की हत्या हाई पीस काउंसिल के क्या थे, मुखिया थे। वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है तथा पाक अफगानिस्तान सीमा पर तनाव का माहौल है। भारत के प्रभुत्व का भय। दक्षिण एशियाई देशों में यह भी एक अविश्वसनीयता है। भारत के प्रभुत्व का भय लगा रहता है। जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनमें आपस में दक्षेस के कई सदस्य, विशेषकर पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत की विशाल आकार और आर्थिक संसाधनों को लेकर आतंकित रहते हैं। हम पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत ने अपनी विशालता का कभी अनुचित लाभ नहीं उठाया है। हमने पड़ोसियों को डराया धमकाया नहीं है, सिर्फ उन्हें सलाह मशविरा दिया है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में तमिलों पर हुए अत्याचार को लेकर भारत में आक्रोश अवस्था पर हमने श्रीलंका का बंटवारा कभी नहीं चाहा। तमिलों को लेकर के भारतीयों के अंदर द्वेष था, गुस्सा था, लेकिन हम श्रीलंका के बंटवारे के पक्ष में कभी नहीं रहे। हमने इस समस्या का सदैव राजनीतिक समाधान चाहा। इसी प्रकार भारत ने नेपाल में हो रहे लोकतांत्रिक परिवर्तन का स्वागत किया है। 2007 में नई दिल्ली में संपन्न शिखर सम्मेलन में भारत ने परिपक्वता का परिचय दिया। भारत ने यह घोषणा कर दी कि सबसे कम विकसित देशों में भारत जिन चीजों का आयात करेगा उन पर बहुत कम सीमा शुल्क लगेगा। इस प्रकार छात्र छात्राओं, शिक्षकों, पत्रकारों व कलाकारों को वीजा देने के मामलों में भारत ने उदारता का परिचय दिया ताकि सार्क देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिले। आतंकवादी गुटों से पाकिस्तान की सांठगांठ। पाकिस्तान ने आतंकवाद को आश्रय और प्रोत्साहन देना बंद नहीं किया है, साथ ही वह ऐसे कार्य करता रहता है जिससे दक्षेस के बीच में आर्थिक व्यापारिक रिश्ते प्रगाढ़ न हो सके। तमिल जातीय समस्या। श्रीलंका में 2009 में गृह युद्ध समाप्त हो गया। अब श्रीलंका के साथ हमारी बातचीत के सिर्फ ये मुद्दे रह गए हैं, उत्तरी और पूर्वी राज्यों को उनके उचित अधिकार मिले। अब हमारे
और श्रीलंका के बीच में क्या मैटर रह गया है कि उत्तरी और पूर्वी राज्यों को उनके उचित अधिकार मिले तथा विस्थापितों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। जो विस्थापित हो गए थे उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था उनकी कराई जाए। दक्षिण एशिया में शांति व सहयोग के लिए यदि इस क्षेत्र के सभी देश सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं, तो एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी। एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी। अगर एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे कि अगर दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग के लिए अगर सभी देश सहमत हो और मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं, तो वास्तव में एक कहा जा सकता है कि एक नए युग की शुरुआत हो गई है। साफ्टा की स्थापना के पीछे यही भावना काम कर रही है। इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए, जिसके अंतर्गत मुक्त व्यापार को कार्य रूप दिया गया है। यह समझौता 1 जनवरी 2006 को लागू हो गया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य इन देशों के बीच आपसी व्यापार पर लगने वाले सीमा शुल्क को 2007 तक 20% तक कम किया जाना है। कुछ छोटे देशों को संदेह रहा कि भारत साफ्टा की आड़ में उनके बाजार में सेध लगाना चाहता है, ताकि इसके माध्यम से उनके समाज और राजनीति को प्रभावित करना चाहता है। तो इसके विपरीत भारत का सोचना है कि इससे दक्षिण एशिया का हर देश को फायदा होगा। भारत का जो दृष्टिकोण है वह अपने पड़ोसी देशों के साथ एक अच्छे संबंध को बनाए रखने के लिए उनके विकास को अग्रसरित करने के लिए लिए गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन अपने पड़ोसी देश भारत की विशेषता, भारत का जिज्ञासा वह दूसरे वे में ले लेता है। हर देश को फायदा पहुंचे। इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पर सहयोग अधिक बढ़ेगा। भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारत भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है। इन राष्ट्रों के साथ भारत पहले ही द्विपक्षीय कर चुका। किसके साथ? भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले ही कर चुका है। आज भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव है, लेकिन दोनों देशों के बीच इन तनाव को कम करने के प्रयास जारी हैं। आज दोनों देशों ने युद्ध के जोखिम को पहचान लिया है तथा उसको कम करने के लिए विश्वास बहाली का उपाय करने पर सहमत हो गए हैं। अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, महत्वपूर्ण हस्तियां लगातार भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों को विश्वासपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण बनाने के लिए एकजुट हुई हैं। दोनों देशों के बीच रेल यातायात, बस सेवाओं का शुरू किया गया है। आज वीजा नियमों को आसान बना दिया गया है। चीन और अमेरिका की दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में अहम भूमिका है। किसका? चीन और अमेरिका का दक्षिण अहम भूमिका है। पिछले 10 वर्षों में भारत व चीन के संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है। चीन की रणनीति पाकिस्तान के साथ है। यह भारत चीन संबंधों के मध्य एक जटिल बाधा है। आज वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये 2 बड़े देश ज्यादा नजदीक आए हैं। 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं। अगर चीन और भारत का देखा जाए तो 1991 के बाद इस वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में इनके संबंधों में एक नया मोड़ आया है। 1991 के बाद वैश्वीकरण की वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना में बाधक कारणों का उल्लेख कीजिए। पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना में बाधक कारण, लोकतंत्र की स्थापना में कौन से कारण बाधक है उन्हें बताएं। अब पाकिस्तान स्वतंत्रता कब मिला?
14 अगस्त 1947 को भारतीय महाद्वीप का विभाजन करके पाकिस्तान की स्थापना हुई। स्थापना के समय 2 खंडों में विभाजित यह एक अद्भुत प्रकार का राष्ट्र था। इसके पूर्वी और पश्चिमी खंडों में लगभग 1800 किलोमीटर का फासला था। इन दोनों खंडों को एक ऐसा देश अलग किए हुए था जिसे वहां के शासक शत्रु मानते थे। इन दोनों खंडों को एक ऐसा देश अलग किए हुए था जिसे वहां के शासक क्या मानते थे? शत्रु। देश के दोनों खंडों में समता भी न के बराबर थी। कहने को तो दोनों खंडों के निवासी एक ही धर्म से संबंधित थे, लेकिन भाषा, आचार विचार, सांस्कृतिक परंपरा, आर्थिक दृष्टि से दोनों में भारी अंतर था। यह लोकतंत्र के संदर्भ में बाधक बताया जा रहा है। जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ वह 2 घंटों में, 2 खंड का मतलब जो आज बांग्लादेश से पहले पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान के रूप में विभाजित था, उन्हीं के संदर्भ दोनों में मुस्लिम जरूर थे, लेकिन उन दोनों के बीचों में अगर देखा जाए तो उनके आचार विचार, उनकी सांस्कृतिक, उनकी परंपराएं काफी अंतर थे। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लियाकत अली खान ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। गवर्नर जनरल कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। और लियाकत अली खान प्रधानमंत्री का पद संभाले। अपने जन्म के कुछ समय पश्चात ही पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता भी मिल गई। पाकिस्तान में कोई भी व्यक्ति जिन्ना का विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि लोगों की नजरों में वे महान नेता थे। 1948 में पाकिस्तान के जन्म के थोड़े समय बाद ही जिन्ना की मृत्यु हो गई और इस दुनिया में नहीं रहे। जिन्ना की मृत्यु के पश्चात पाकिस्तान के शासन की बागडोर प्रधानमंत्री लियाकत अली खां के हाथों में पूरी तरह से आ गई। लियाकत अली खां के सामने कश्मीर, नहर पानी, आर्थिक तथा शरणार्थियों की समस्याएं थी, लेकिन वे इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए तथा देश में दिनों दिन असंतोष बढ़ता चला गया। अक्टूबर 1951 में एक अफगान युवक ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खां की हत्या कर दी। अफगान युवक था जिसने लियाकत अली खां की भी क्या किया? हत्या कर दी। इस घटना के बाद ख्वाजा निजामुद्दीन को प्रधानमंत्री व गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। यह तो रहा मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खां, और उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री ख्वाजा निजामुद्दीन को प्रधानमंत्री तथा गुलाम मोहम्मद को गवर्नर का पद पर नियुक्ति की गई। पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही की स्थापना 7 अप्रैल 14 अगस्त 1947 स्वतंत्र हुआ। अब यहाँ घटना देखिए, लोकतंत्र के लिए जो प्रश्न बना हुआ था यहाँ से समझिए। 7 अप्रैल 1953 को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल निजामुद्दीन ने पाकिस्तान के मंत्रिमंडल को भंग कर दिया और अमेरिका स्थित पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद अली को प्रधानमंत्री बनाया। 1953 में क्या हुआ? पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन थे? निजामुद्दीन ने पाकिस्तानी मंत्रिमंडल को क्या किया? निजामुद्दीन ने भंग कर दिया। और जो अमेरिका में स्थित दूतावास के राजदूत थे जिनका नाम था मोहम्मद अली को उन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री बनाया। यह परिवर्तन संयुक्त राज्य अमेरिका के षड्यंत्रों का परिणाम था। यह जो परिवर्तन हुआ है यह अमेरिका की एक कहा जाए षड्यंत्रकारी नीति थी जो यह परिवर्तन हुआ। मोहम्मद अली के प्रधानमंत्री बनते ही
पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर अमेरिकी सहायता मिलने लगी। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता इस परिवर्तन से समाप्त नहीं हुई। प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उधर अमेरिका से पाकिस्तान को भारी मात्रा में सैनिक सहायता मिलने लगी। अब पाकिस्तान की सेना पहले से कहीं ज्यादा अधिक शक्तिशाली और प्रभाव संपन्न बन गई। साथ ही साथ उसके जनरल के मन में सत्ता की प्यास जगने लगी थी। 7 अक्टूबर 1958 को प्रधान सेनापति जनरल अयूब खां के नेतृत्व में सेना ने, किसके नेतृत्व में? अयूब खां के नेतृत्व में सेना सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सेना सरकार के विरुद्ध क्या किया? विरोध कर दिया। सेना सरकार के विरुद्ध विरोध कर दिया तथा सत्ता प्राप्त कर ली। राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने एक घोषणा द्वारा देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। नवनिर्मित संविधान को समाप्त कर दिया गया, संविधान सभा को भंग कर दिया गया और समस्त राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया गया। तानाशाही की ये प्रवृत्तियां देखिए 1953 की यह घटनाओं से संबंधित है। अब कुछ दिन बाद तक इस्कंदर मिर्जा और अयूब खां मिलजुल कर शासन संचालन करते रहे, लेकिन अधिक समय तक ये साथ नहीं चल सके। इस्कंदर मिर्जा को अपना पद छोड़ना पड़ा और सत्ता पूरी तरह से जनरल अयूब खां के हाथों में आ गई। इसके बाद जनरल अयूब खां पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह बन गए। जनता को सभी राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। 14 फरवरी 1960 को हुए चुनाव में उन्होंने पाकिस्तान में मौलिक लोकतंत्र लागू करने की घोषणा की, लेकिन उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का। ऐसे में उनको अपना पद छोड़ना पड़ा अयूब खां को। इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हो गया। 31 मार्च 1969 के दिन पाकिस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो गया, जब राष्ट्रपति अयूब खां ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और उनकी जगह पर याहिया खां, अयूब खां की जगह कौन आ गए? याहिया खां पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। अयूब खां के शासन के विरुद्ध पाकिस्तान में, विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान में भयंकर जन आंदोलन हुआ, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना था। इस पृष्ठभूमि में अयूब खां को अपदस्थ करके जब याहिया खां ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पद संभाला, तो उन्होंने वादा किया कि वे शीघ्र ही देश में चुनाव की व्यवस्था करवाएंगे और शासन सत्ता जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंप देंगे। 7 दिसंबर 1970 को चुनाव संपन्न हुआ। 300 सदस्यों वाली राष्ट्रीय असेंबली में मुजीबुर रहमान की आवामी लीग को 160 स्थान तथा जुल्फिकार अली भुट्टो को की पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान को 84 स्थान मिले। 17 दिसंबर को प्रादेशिक विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में भी पूर्वी पाकिस्तान में आवामी लीग और पश्चिमी पाकिस्तान में भुट्टो की पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान को सफलता मिली। चुनाव के परिणामों से पता चलता है कि 15 वर्षों के सैनिक शासन से उबे मतदाताओं ने परिवर्तन, लोकतंत्र, प्रगतिशील नीतियों और जनता के प्रति उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए मतदान किया। राष्ट्रीय असेंबली में यद्यपि आवामी लीग को बहुमत प्राप्त हुआ, किसको मिला? आवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन पाकिस्तान का राजनीतिक भविष्य फिर भी अंधकार में ही पड़ा रहा। निर्वाचित असेंबली को समयबद्ध 150 दिनों में पाकिस्तान के लिए संविधान तैयार करना था। राष्ट्रपति याहिया खान ने यह भी धमकी दी थी कि यदि यह संविधान देश की एकता को खतरा पैदा करने वाला या नष्ट करने वाला हुआ तो उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। इसका दूसरे शब्दों में अर्थ यह हुआ कि यदि वे चाहेंगे तो अनिश्चित
काल तक पाकिस्तान में सैनिक शासन को बनाए रखेंगे। राष्ट्रीय असेंबली के लिए चुने गए आवामी लीग के सदस्यों ने शेख मुजीबुर रहमान को सर्वसम्मत से अपना नेता चुन लिया तथा उन्हें देश का भावी संविधान तैयार करने की भी पूरी आजादी दे दी। नेता चुने जाने के बाद शेख ने अपने समर्थकों के साथ भाषण देते हुए देश की अखंडता की बात कही। उन्होंने देश के पश्चिमी भाग द्वारा पूर्वी भाग के शोषण का जिक्र भी किया और कहा कि आवामी लीग अब इस प्रकार के शोषण को सहन नहीं करेगी। इसी के साथ आवामी लीग ने संविधान की रूपरेखा भी तैयार कर ली, जो मुख्य रूप में 6 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार थी। दस्तावेजों में केंद्रीय सरकार को प्रतिरक्षा, वित्त और विदेशी विषयों की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई। विदेशी व्यापार व सहायता राज्य सरकारों के लिए छोड़ दिया गया। प्रांतों को विदेशों से व्यापार करने की खुली छूट दी। प्रांतों को विदेशों से भी व्यापार करने की क्या मिली? खुली छूट दे दी तथा केंद्रीय सरकार के कर लेने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। 3 मार्च 1971 को ढाका में राष्ट्रीय असेंबली का अधिवेशन होने वाला था। आवामी लीग के रुख को देखकर पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान के अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसके बहिष्कार की धमकी देकर गतिरोध उत्पन्न कर दिया। उन्होंने यह भी धमकी दे डाली कि यह 3 मार्च से असेंबली अधिवेशन शुरू हुआ तो पूरे पश्चिमी पाकिस्तान में हड़ताल का दौर शुरू कर दिया जाएगा तथा ऐसे वातावरण भी बन सकता है कि जनमानस का जीना मुश्किल हो जाएगा। जनमानस यहां देखा जाए तो 1971 में जब राष्ट्रीय असेंबली का अधिवेशन होने वाला था तो उस अधिवेशन के समय ही आवामी लीग के रुख को देख करके पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो की शासन ने भुट्टो ने इनका बहिष्कार करने की धमकी दी और गतिरोध उत्पन्न होने का संकेत दिया। अब उन्होंने अभी धर डाली कि यदि 3 मार्च से असेंबली अधिवेशन शुरू हुआ तो पूरे पश्चिमी पाकिस्तान में हड़ताल का दौर शुरू कर दिया जाएगा। यह किसके द्वारा? जुल्फिकार अली भुट्टो। तथा ऐसा वातावरण भी बन सकता है कि जनमानस का जीना मुश्किल हो जाए। जानकर क्षेत्रों में यह शंका व्यक्त की जाने लगी कि भुट्टो और याहिया में ऐसी साठगांठ हो रही है। किसके? भुट्टो और याहिया में इस ढंग से साठगांठ हो रही है जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान के हाथों में सत्ता को जाने से रोकना है। अब यहाँ लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार शेख मुजीबुर रहमान को हटाने का यह प्लान बना करके यह कार्य किए जा रहे हैं और यह साठगांठ किसके बीच? भुट्टो और याहिया खां के बीच हो रहा है कि किसी भी कीमत पर यह शासन सत्ता पूर्वी पाकिस्तान में न जाए। राष्ट्रीय असेंबली को भंग करने से पहले राष्ट्रपति याहिया खान ने एक दिन पहले भुट्टो से लंबी वार्ता की थी। यही अनुमान लगाया गया कि ऐसा निर्णय उसी मुलाकात का परिणाम था कि मार्च को राष्ट्रपति ने एक वक्तव्य दिया जिसमें कहा 3 मार्च से राष्ट्रीय असेंबली का ढाका में शुरू होने वाला अधिवेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। यह एक प्लान के तहत कि हम आवामी लीग को सत्ता में आने नहीं देंगे और इसी दिशा के लिए सारी रणनीतियां बनाई जा रही। याहिया खां की इस घोषणा के पश्चात सारे पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक स्तर पर हड़ताल और बंद का आयोजन होने लगा। पूर्वी पाकिस्तान में क्या होने लगा? व्यापक स्तर पर हड़ताल बंद के आयोजन होने लगे। इन हड़तालों को दबाने के लिए सेना ने कई बार गोलियां चलाई, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भी जनता के मनोबल में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई। अंत में याहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक जागरण को देखकर अपने आप को
झुका लिया। 6 मार्च को एक रेडियो प्रसारण में उन्होंने घोषणा की कि राष्ट्रीय असेंबली का अधिवेशन 25 मार्च से शुरू होगा, लेकिन उसमें अधिवेशन की जगह वह स्थान के बारे में नहीं बताया गया कि अधिवेशन कहाँ शुरू होगा। अधिवेशन होने की बात तो कही गई, लेकिन अधिवेशन कहाँ होगा इस बात की कोई चर्चा नहीं की गई। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। घटना देखिए, 1971 में किसके, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक नए देश का निर्माण हुआ, और जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था। और यही बांग्लादेश से पूर्ण बहुमत की तरफ सरकार आवामी लीग ने बनाई थी, जिसके अध्यक्ष थे मुजीबुर रहमान। इस घटना के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर निर्वाचित सरकार बनी, जिसका नेतृत्व जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया, और यह निर्वाचित सरकार 1971 से 1977 तक लगभग 6 वर्षों तक कायम रही। लेकिन 1977 में जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को नहीं चलने दिया तथा खुद सत्तासीन रहे। लेकिन 1982 के बाद से जनरल जियाउल हक को पाकिस्तान में अनेक लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 1988 में एक बार फिर से बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। इसके बाद पाकिस्तान की राजनीति में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान की राजनीति में कौन, पाकिस्तान पीपुल पार्टी और दूसरी मुस्लिम लीग के इर्द गिर्द ही घूमती रही, तथा यह लोकतांत्रिक सरकार 1999 तक कायम रही। पाकिस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय उस समय जुड़ गया जब 1999 में सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पदच्युत करके अपने आप को वहां का शासक बना लिया। 2001 में अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय दबाव के कारण जनरल परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रपति के रूप में अपना निर्वाचन करवाया। दबाव फरोश वहां मुशर्रफ को ने राष्ट्रपति के रूप में अपना वहां पर क्या कराया, निर्वाचन करा लिया। अब नवाज शरीफ को सत्ता से पदच्युत करने के बाद आज भी पाकिस्तान में सेना की हुकूमत है। भले ही सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक दिखाने के लिए चुनाव करा लिया हो, पाकिस्तान के 59 वर्षों के इतिहास में अगर देखा जाए तो 34 वर्ष ऐसे रहे जो सेना के हाथों में रहे। कितने बार, 34-59 वर्षों के इतिहास में 34 वर्ष ऐसे रहे जो सेना के हाथों में रहा है। वर्तमान परिदृश्य में पाकिस्तानी लोकतंत्र, वर्तमान के संदर्भ जब लिखेंगे तो क्या करेंगे कि पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के चुनाव के दौरान आत्मघाती हमले हुई, मौत की घटना एक ज्वलंत उदाहरण है। चुनाव के दौरान बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी। पीपल पार्टी की अध्यक्षा रही। बेनजीर की मृत्यु ने विश्व का ध्यान पाकिस्तान की खतरनाक होती स्थिति की ओर आकृष्ट किया। 1951 में जिस मैदान पर पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां की हत्या ने देश में लोकतंत्र की लौ बुझाने और लंबे सैनिक शासन का आधार तैयार करने का काम किया था, उसी मैदान में 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नेता बेनजीर भुट्टो पर आत्मघाती हमला हुआ। जहां लियाकत अली, जिस मैदान पर लियाकत अली खां की हत्या हुई, उसी मैदान पर बेनजीर भुट्टो की, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की प्रमुख रही, उनकी भी एक बार आत्मघाती हमला हुआ। तो एक बार फिर लाभान्वित होने वाली पाकिस्तान की शक्तिशाली किंतु सत्ता प्रेमी सेना है। बेनजीर अपने अक्टूबर 2007 में हुए हमले के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति और उस समय सेना प्रमुख की वर्दी पहने परवेज मुशर्रफ ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दिया। अमेरिका और विश्व के अनेक देशों के दबाव के कारण मुशर्रफ को कुछ ही दिनों बाद आपातकाल हटाना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत की, लेकिन उनके इरादे स्पष्ट और नेक नहीं दिखाई देते थे। उनके का मतलब
मुशर्रफ के जो चुनाव तो दबाव में, विश्व के देशों के दबाव में कराए गए, लेकिन वो बहुत नेक नहीं दिखाई। अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के उपरांत जब अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ का हाथ थाम कर अफगानिस्तान पर हमला बोला था, तब अमेरिका सेनाओं ने पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तानी आवाम और तालिबान के बीच रिश्तों का वजह से आम पाकिस्तानियों के बीच अमेरिका के प्रति नफरत बढ़ती चली गई। आज करीब करीब हर पाकिस्तानी अपने देश की मुसीबतों के लिए अमेरिका को दोषी मानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर हमेशा यह दबाव रहा है कि वह गैर लोकतांत्रिक सरकार और सैन्य शासक का साथ देना बंद कर दे, लेकिन अमेरिका ने मुशर्रफ को सदैव अपने भरोसे का माना। बाद में विश्व समुदाय की प्रतिक्रिया और अपनी खुफिया एजेंसियों के आकलन को देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने का मन बनाया। अमेरिका के दबाव के कारण बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान में वापसी हुई और मुशर्रफ ने विश्व को बरगलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में होने वाले चुनाव सही मानों में स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे, चूंकि पाकिस्तान में बहुत से गुट लोकतंत्र की बहाली के खिलाफ थे। अंततः बेनजीर भुट्टो को एक हमले में जान से हाथ धोना पड़ गया। यह पाकिस्तान की भारत के साथ स्वतंत्र हुआ पाकिस्तान की यह कंडीशन रही। वर्ष 2008 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग का गठबंधन चुनाव जीता। यूसुफ रजा गिलानी देश के प्रधानमंत्री बने, या गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री बने। कौन? यूसुफ रजा गिलानी। 18 अगस्त 2008 को परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। तब जरदारी देश के नए राष्ट्रपति बने। 2012 में प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे के बाद रजा परवेज को अशरफ नए प्रधानमंत्री बने। अगस्त 2018 में हुए चुनाव में तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्टी के नेता इमरान खान पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बने, परंतु 3 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान में संसद नेशनल असेंबली भंग कर दी गई तथा 10 अप्रैल 2022 को विश्वास मत हार जाने के कारण इमरान खान की सरकार को गिर गई। शहबाज शरीफ को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली के लिए जो भी प्रयास अब तक हुए उनमें कोई खास सफलता नहीं मिली है। वहां की लोकतांत्रिक प्रणाली पर ही प्रश्न लगते गए हैं। जो प्रधानमंत्री चुनकर सत्ता तक पहुंचे उन्हें कभी बर्खास्त किया जाता है तो कभी देश से निकाल दिया जाता रहा, और उनमें से कुछ की तो हत्या भी कर दी गई। जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता पर कब्जा किया तो शरीफ को देश से बाहर निकाल दिया गया और उस समय यह घोषणा की गई थी कि पाकिस्तान में सही अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना होगी तथा निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन ऐसा न होना था और न हुआ। वे जोड़ तोड़ और छल बल से राष्ट्रपति बन बैठे। विश्व समुदाय का एक बड़ा वर्ग वर्तमान हालात के लिए, अगर विश्व समुदाय के देखा जाए, विश्व समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग वर्तमान हालात के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ को ही जिम्मेदार मान रहा है। इसके लिए जो कंडीशन आज दिखाई दे रहा है उसकी जिम्मेदार किसको माना जा रहा है? जनरल परवेज मुशर्रफ को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। और यह कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। बेनजीर भुट्टो की हत्या को लेकर अनेक अंगुलियां परवेज मुशर्रफ की तरफ इशारा कर रही। वे पाकिस्तान के समस्त संसाधनों और अमेरिका से मिल रही मदद का दुरुपयोग अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने के लिए कर रहे थे। पाकिस्तान में लोकतंत्र के अस्थायी न होने के कई कारण रहे हैं। पाकिस्तान में शासन पर बार बार सेना का कब्जा होना, भूस्वामियों तथा धर्मगुरुओं का समाज में दबदबा होना इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके कारण ही कई बार लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर सैनिक शासन स्थापित किया गया है।
दूसरा महत्वपूर्ण कारक, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों का मधुर न होना। इस कारण सेना समर्थक समूह ज्यादा मजबूत हैं। इन समूहों का यही मानना है कि पाकिस्तानी राजनीतिक दल लोकतंत्र में अनेक कमियां हैं, जिनके कारण पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरा है, और इन कारणों से ये ताकतें सैनिक शासन को उचित ठहराती हैं। सैनिक शासन को उचित ठहराती हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्री शासन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का खास समर्थन नहीं मिलना भी इसका एक प्रमुख कारण माना जाता रहा। इसकी वजह से भी वहां सैनिक तंत्र के हौसले बुलंद रहे हैं। अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थों के कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र के बजाय सैनिक तंत्र को बढ़ावा दिया है। आतंकवाद का पनपना भी लोकतंत्र के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा रही है। इन बातों के मद्देनजर पाकिस्तान को ये देश पश्चिम तथा दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं। तो यह एक थोड़ा सा आपका दीर्घ उत्तरी से संबंधित बड़े प्रश्न आपको लिखने के लिए एक थोड़ी सी कहानी नुमा यहाँ दिए गए हैं, और ये सारे प्रश्न आपको राजीव क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। अगला है, विश्व व्यवस्था के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए हुई थी कि पुनः पूरा विश्व युद्ध का शिकार न बने, और इसी के निहितार्थ संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले एक राष्ट्र संघ की भी स्थापना की गई। दुनिया पूरा विश्व जो प्रथम और विश्व युद्ध की घटनाओं को देखा, वैसी घटनाएं पुनः दोबारा स्थापित न हों, और इसी धारणा के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी एक संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन वह अपने कार्य न कर सका। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नए संघ की स्थापना हो रही, जिसका नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ। अब यहां आप देखें कि विश्व व्यवस्था के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का परीक्षण कीजिए। विश्व व्यवस्था के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का वर्णन करना है। अभी हमने कहा कि लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ का उद्भव, यह जो लीग ऑफ नेशन बना था वह प्रथम विश्व युद्ध की समस्याओं के समाधान स्वरूप हुआ था। यह लीग ऑफ नेशन बना जो वह किसके लिए? कि प्रथम विश्व युद्ध से जो हुए थे पुनः ऐसे न हो, उसी के समस्याओं के समाधान के लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, इसका उद्भव हुआ था। इसने अपने अस्तित्व के आरंभिक 10 वर्षों में उचित ढंग से कार्य किया। लीग ऑफ नेशन की जिस समय स्थापना हुई थी, वो अपनी स्थापना के 10 वर्ष तक यह बहुत ही सही ढंग से काम किया, लेकिन 1930 में आक्रमणकारी गतिविधियों का सामना करने में वह असफल रहा। 10 वर्षों तक सही करते हुए भी, लेकिन 1930 में आक्रमणकारी गतिविधियों का जब सामना करने के लिए जो अटैक कर रहे थे, एक रात दूसरे पर अटैक करना चाह रहे थे, वैसे 1930 की घटनाओं में जो आक्रमणकारी गतिविधियां सामने आई, उसमें यह असफल रहा। सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ, लेकिन यह संस्था विश्व शांति स्थापना में विफल रही। मतलब जो तानाशाही प्रवृत्तियां उनने प्रथम विश्व युद्ध के बाद उठ गई थी, तानाशाही प्रवृत्तियों का मतलब मूलतः इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, जापान में पुक्यो, यह शासन जो अन्य राष्ट्रों की सीमाओं में प्रवेश करके युद्ध के लिए लड़ रहे थे, सीमाओं का विस्तार कर रहे थे, इन राष्ट्रों को रोकने में राष्ट्र संघ क्या हुआ? असफल हुआ। और 1939 में आपने देखा कि दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ, लेकिन यह संस्था कौन सा? राष्ट्र संघ शांति स्थापित होने में विफल रही।
अब आई संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र अब यहां कहिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अपने मूल अस्तित्व में आया। कब? 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। किंतु द्वितीय विश्व समाप्त होने के कुछ वर्षों पहले से ही एक प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए जाने के प्रयास शुरू हो चुके थे। यहां देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के कुछ दिन पहले से ही यह लोगों को मन में आया था कि हम एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन का बनाएं जो जिसका प्रभाव काफी अच्छा हो, जो सभी देशों पर अपना प्रभावशाली नियंत्रण रख सके, अपनी नीतियां, अपने सिस्टम को ऐसा बनाया जाए जिससे पुनः विश्व युद्ध की घटनाएं न हो। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पहले ही अब लोगों के अंदर विचार आया। 26 जून, अब यहां आइए, 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, 26 जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 50 राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए गए। कब? जून 1945 सैन फ्रांसिस्को में 50 राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जो सहमत थे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए। पोलैंड को 15 अक्टूबर 1945 को इस पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई। आप यहां देख रहे हैं कि जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 राष्ट्रों ने इस चार्टर पर साइन किया और 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने इस पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई, उसको वह अनुमति किया, सिग्नेचर किया। इस प्रकार इसके प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 51 है। 24 अक्टूबर 1945 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, इस स्थापना के समय इसके प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 50 नहीं बल्कि क्या हुई? 51, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आ रहा है। पोलैंड 15 अक्टूबर 1945 को इस पर हस्ताक्षर कर रहा है, की गई। 24 अक्टूबर 1945 का चार्टर लागू हुआ, इसीलिए 24 अक्टूबर पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता। संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? अब यहां देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर विश्व के 50 देशों ने हस्ताक्षर किया। आज 73 वर्ष के बाद विश्व के लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। शुरुआत में 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया, लेकिन आज दुनिया का कहा जाए तो लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की जो संख्या है वह 193 है। 50 देशों से चला बना संगठन, आज उसकी सदस्य संख्या कितनी है? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में इसके निम्न प्रमुख उद्देश्य वर्णित हैं। पहला, आने वाली पीढ़ियों की युद्ध की ज्वाला से रक्षा करना। सबसे पहला यही था कि अब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाएं न घटित हों और ऐसे आने वाली पीढ़ियों से को युद्ध की ज्वाला से रक्षा करना, जिसके कारण 20वीं शताब्दी में मानव जाति को 2 बार महायुद्धों का सामना करना पड़ा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, आर्थिक, सामाजिक और मानव कल्याण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग उत्पन्न करना, मानवाधिकारों तथा मानव गरिमा में विश्वास उत्पन्न करना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिससे अंतरराष्ट्रीय कानूनों, अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रति सम्मान की भावना बनी रहे। इसका मुख्य कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का यूरोपीय कार्यालय जिनेवा में है।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है और संयुक्त राष्ट्र संघ का यूरोपीय कार्यालय जो है वो कहाँ है? जनेवा में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व को बनाए रखने की आवश्यकता, तो संयुक्त राष्ट्र की अनेक कमियां भी हैं। अमेरिका के मित्र देशों ने सुरक्षा परिषद की स्वीकृति के बिना इराक पर हमला कर दिया था। इस कारण से सुरक्षा परिषद की भूमिका और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संघ के भविष्य के बारे में एक गंभीर विवाद भी छिड़ गया। बिना सुरक्षा परिषद की अनुमति पर आक्रमण कर देना, यह एक गंभीर विवाद उस समय उत्पन्न हुआ। दुखद बात यह है कि कई बार अमेरिका व ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों ने स्वयं इस संगठन की विश्वसनीयता को गंभीर क्षति पहुंचाई है, लेकिन इन कमियों के बावजूद आज के विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की अत्यधिक मांग है। इसे यदि समाप्त कर दिया जाए तो विश्व पहले से बुरी स्थिति में होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सैकड़ों शांति रक्षक सैनिक टुकड़ियां विभिन्न अशांत क्षेत्रों जैसे अंगोला, सहारा, कुवैत, सोमालिया, बोस्निया, सीरिया में कार्य करती रही। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति रक्षक सेनाएं अशांत क्षेत्रों में शांति बहाल कर सामान्य स्थिति लाने का प्रयास करती हैं। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां वास्तव में सराहनीय है। श्रमिकों की दशा सुधारने, अनाज व दूध का उत्पादन बढ़ाने, बीमारियों की रोकथाम, शिक्षा व संस्कृति का प्रसार, इनका बड़ा यशस्वी योगदान रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के कोष से आज तक लाखों विस्थापित लोगों को फिर से स्थापित किया जा सका है। वैश्वीकरण की वजह से हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उसे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत ही आवश्यक है। आज जो वैश्वीकरण की वजह से दिक्कतें आ रही, उससे के निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी संगठन का होना एक आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न देशों के नेताओं को अपनी बात कहने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर वाद विवाद करने का अधिकार प्राप्त है। इसी संगठन पर विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा अपनी बातें, अपने मंतव्यों को व्यक्त किया जाता है। वे अमेरिकी नीतियों और कृत्यों के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं। स्वयं अमेरिका का हित भी इसी में है कि वह मनमानी से बचे। ऐसा कोई साम्राज्य नहीं जो हमेशा बना रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह रही कि जो देश साम्राज्यवादी शोषण का शिकार थे वे स्वाधीन हो सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर ने एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रवादी नेताओं को अपनी स्वतंत्रता के प्रति सजग बनाया। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर बड़े और छोटे राष्ट्रों के समान अधिकारों की पुष्टि करता है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। मानवाधिकार के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न संगठन मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति, मानवाधिकार परिषद, मानवाधिकार समिति, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जाति भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक प्रसंविदा पत्र स्वीकार किया। फलस्वरूप दक्षिण अफ्रीका में पहली बार इस तरह के चुनाव हुए जिनमें रंग भेद की नीति नहीं चली। यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया एक बेहतरीन प्रयास कहा जा सकता है। तो इसी के साथ ही बच्चों आज के क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।